नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 के यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महेश बर्णवाल भारत के इतिहास में पढ़ेंगे अध्याय 20 को, जो कि है आपका संघर्ष का युग, लगभग 1000 ईसा से 1200 ईसा तक। तो दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। और दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन भारत से पहले का जो एक प्री फेज़ होता है, मतलब जिसमें कि आक्रमणकारियों ने हमारे देश में आक्रमण किए थे, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे और कल से जो है मध्यकालीन भारत को शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसको लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो देखिए, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था तथा अपने पिता की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईसा में गजनवी की गद्दी पर बैठा। ठीक है, गजनी की गद्दी पर बैठा। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईसा से 1027 ईसा के बीच 17 बार आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुरुआती हमलों का लक्ष्य पेशावर और पंजाब पर राज करने वाले हिंदूशाही शासक थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसके आक्रमणों का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। तो दोस्तों धन लूटने का मुख्य जो मतलब क्या कहते हैं उद्देश्य था, वो क्या कहते हैं मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी मुल्तान के मुसलमान राजाओं के खिलाफ भी लड़ा। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही शासकों के खिलाफ आक्रामक संघर्ष आरंभ कर दिया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखिए, 1001 ईसा में जयपाल को हराकर महमूद ने उसे बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया। अब देखिए क्या हुआ आगे, उसके बाद देखते हैं। जयपाल के दिल में पराजय का अपमान इतना चुभ गया कि उसने अपने आप को जलती चिता में जलाने का निर्णय किया। हिंदू शाही राजधानी बहिंद पेशावर के निकट में 1008 से 1009 ईसा के आसपास महमूद और आनंद पाल के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। तो चलिए दोस्तों अब अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, महमूद गजनवी के घुड़सवार धनुर्धरों के हमले ने शत्रु सेना को तितर बितर कर दिया। ठीक है, उसके आगे देखिए, उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों का विध्वंस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उसने गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर से भारी मात्रा में संपत्ति लूटी थी। चलिए अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उसने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाले बूत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के रूप में भी पेश किया। मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति का विध्वंस, क्योंकि इस्लाम में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, इस कारण से उसने मूर्ति भंजक के रूप में अपने आप को पेश किया था। उसने सबसे साहसिक और प्रबल आक्रमण 1018 ईसा में कन्नौज पर तथा 1025 ईसा में सोमनाथ पर किए। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईसा में आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर किया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अल-बरूनी भारत आया था। यह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो आप अल-बरूनी के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ा इतिहासकार और लेखक भी है जो भारत आया था इन महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, आगे देखिए, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद सेल्जुकों के शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए अब अगले जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं, राजपूत उदय के बारे में। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसने बहुत समय तक इन आक्रमणकारियों का क्या कहते हैं विरोध किया था। चलिए अगला देखिए, उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान वंश। ठीक है, अगला देखिए, राजपूत समाज का आधार कुल, इसको इंग्लिश में क्लैन था। प्रत्येक कुल अपने को एक सामान्य पूर्वज का वंशज बताता था। जमीन और परिवार से लगाव तथा अपनी आन के लिए कुर्बान हो जाने की लालसा राजपूतों की प्रमुख विशेषता थी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, 10वीं और 12वीं सदियों के बीच के दौर को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस युग में मंदिर निर्माण की जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की वह नागर शैली कहलाती थी। क्या कहलाती थी? नागर शैली कहलाती थी। इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस शैली के मंदिरों के सबसे अच्छे नमूने मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर और उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर हैं। ठीक है, आगे देखिए, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को रूपायित करते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब उड़ीसा में इस काल के मंदिर स्थापत्य का सबसे भव्य उदाहरण लिंगराज मंदिर 11वीं सदी और कोणार्क के सूर्य मंदिर हैं। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी इसी काल में बनवाया गया था।
चलिए अगला देखिए, मथुरा, बनारस, दिलवाड़ा का दूसरा नाम आबू आदि में भी बहुत से मंदिर बनवाए गए हैं। आबू एक जगह का नाम है, ठीक है। आगे देखिए, चालुक्य शासक भीम का प्रसिद्ध मंत्री वस्तुपाल ने माउंट आबू में प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब। 1173 ईसा में शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो मुइजुद्दीन बिन साम के नाम से भी जाना जाता था, गजनी के सिंहासन पर बैठा था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईसा में मुल्तान पर किया था। कब किया था? 1175 में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने। 1178 के गुजरात आक्रमण के समय वहां के शासक भीम द्वितीय, जिनका एक नाम मूलराज, ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। यह मोहम्मद गौरी को भारत में प्रथम पराजय थी। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। जिन दिनों मुइजुद्दीन मोहम्मद मुल्तान और उच्च को पदमार्जित कर रहा था, उन्हीं दिनों मात्र 14 साल का एक किशोर अजमेर के सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज तृतीय था, जो इतिहास के पन्नों पर बहुत पृथ्वीराज चौहान के नाम से विख्यात है। पृथ्वीराज तृतीय ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर महोबा की लड़ाई में चंदेल शासकों को परास्त किया। इस लड़ाई में महोबा की रक्षा करते हुए आल्हा और उदल नामक दो भाई वीरगति को प्राप्त कर लोकगीत के नायक बन गए थे। चलिए अब तराइन की लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच संघर्ष की शुरुआत तबर हिंद भटिंडा पर दोनों के दावों को लेकर हुई। 1191 में तराइन की लड़ाई में गोरी की फौज बुरी तरह पराजित हुई थी। सन 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने 1,20,000 सैनिकों के साथ कूच किया और इसमें 10,000 घुड़सवार धनुर्धारी भी थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वीराज ने लड़ाई के मैदान में 3 लाख सैनिक उतारे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में घुड़सवार और 300 हाथी भी शामिल थे। चलिए अगला पॉइंट देखिए। तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और बेहतर गतिशीलता निर्णायक साबित हुई। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। चलिए आगे देखिए। पृथ्वीराज बचकर भागा, लेकिन सरस्वती नदी के निकट बंदी बना लिया गया। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। पृथ्वीराज को कुछ साल तक अजमेर पर शासन करने दिया गया और इसके कुछ ही दिन बाद पृथ्वीराज को षड्यंत्र करने के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। ठीक है, गौरी को ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अपना इधर पॉइंट देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट। तराइन की लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया तथा भारत का राजकाज अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था। ठीक है, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक है वही कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। चलिए अगला देखिए। 1194 ईसा में गजनी भारत लौटा और 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना पार की और कन्नौज की ओर बढ़ा। कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर गौरी और जयचंद के बीच जमकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ। आगे देखिए। तराइन और चंदावर की लड़ाइयों में भारत में तुर्क शासन की नींव डाल दी। अगले पॉइंट को देखिए। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईसा में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया और उसने खोखरों की एक भारी तादाद को मौत के घाट उतार दी कर उनके जोश को ठंडा कर दिया। चलिए अगला देखिए पॉइंट। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईसा के बाद उसके भारतीय राज प्रदेशों का उत्तराधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ। मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम यालदौज को गजनी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। इसका मतलब उसके दोनों उत्तराधिकारी जो थे उसके गुलाम थे। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा दूसरी ओर कलमा खुदा हुआ था जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। चलिए अगला पॉइंट देखिए। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया था। चलिए इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर वापस अपने गृह प्रांत को जाते समय मोहम्मद गौरी की दमयाक नामक स्थल पर 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। तो दोस्तों ये संघर्ष का युग नामक जो चैप्टर था जिसमें कि हमने तराइन की लड़ाई, मोहम्मद गौरी के आक्रमण, मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के बारे में हमने पूरा तरीके से पढ़ लिया। और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे मोहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण, गजनवी के राजपूतों के उदय से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग घटना चक्र से जो MCQ करेंगे उसमें हम लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।